Esas में aku Navy. क्या किया क्योंकि उन्हें बेपनाह ताकत चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने अपनी इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले जो वेनु नाम के आदमी ने 10 रिंग्स को खोजा था, जो बहुत ही रहस्यमय हथियार थे, क्योंकि उन रिंग्स की वजह से उन्हें देवी शक्ति और अमर रहने का वरदान मिला था। या वेनु अपनी ताकत और पैसों के पीछे हजारों साल भागते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें 1996 में अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका मिल गया, और वो था तालो गाँव की रहस्यमय शक्तियाँ। क्योंकि माना जाता था कि तालो जंगलों में छिपा हुआ एक अदृश्य गाँव है, जहाँ के लोग अभी भी देवताओं की युद्ध कला के बारे में जानते हैं, और वहाँ बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर भी रहा करते हैं। इसीलिए वेनु अपने साथियों के साथ तालो गांव का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो जंगल मायावी था, इसीलिए उनकी गाड़ी खाई से नीचे गिर गई। लेकिन वेनु ने उन रिंग्स की ताकत से खुद को बचा लिया। फिर वो वापस से तालो के रास्ते की तलाश में निकल पड़े, जहाँ उनकी मुलाकात यिंग ली से हुई, जो तालो की गार्डियन थी। वेनु ने उससे तालो गाँव का रास्ता पूछा, लेकिन यिंग ने उसे तालो का रास्ता बताने से मना कर दिया और कहा कि तालो में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई, लेकिन यिंग ली ने तालो की शक्तियों से वेनु को हरा दिया। मगर इस लड़ाई में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों के 2 बच्चे हुए, शांगची और शेलिंग। वेनु को अब अपना परिवार मिल गया था, इसीलिए उसने अब सब बुरे काम छोड़ दिए और उन रिंग्स को भी एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब वो खुशी से रहने लगे थे। शांग अपनी माँ से पूछता है कि अगर डेड के रिंग्स इतने ताकतवर थे तो आपने उन्हें कैसे हरा दिया। तो यिंग उसे बताती है कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ के सभी लोगों को महारक्षक ड्रैगन की जादुई शक्तियों का वरदान मिला है, और जिस पर हमारे ड्रैगन की कृपा होती है वो कई बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। फिर यिंग अपने बेटे को एक लॉकेट देती है और उसे कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ते से भटक गए हो तो ये तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा, इसीलिए हमेशा इसे अपने पास रखना। अब यिंग का पूरा परिवार खुश था, लेकिन एक दिन जब वेनु घर पर नहीं थे तभी आयरन गैंग के लोग उनके घर पर आ गए, क्योंकि वेनु ने पहले उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, इसीलिए वो अब अपना बदला लेना चाहते थे। ये देखकर यिंग शेलिंग और शांची को अंदर भेज देती है। फिर यिंग आयरन गैंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब यिंग के पास अपनी पावर नहीं थी, क्योंकि उसने वेनु से शादी करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दी थी, इसीलिए वो आयरन गैंग का सामना नहीं कर पाती। वेनु जब घर आकर यिंग की लाश देखता है तो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है, और अब वो वापस उन रिंग्स को पहनकर नरसंहार करना शुरू कर देता है। अब वो शांगची को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है, और कुछ ही सालों में शांगची मार्शल आर्ट में माहिर हो जाता है। तो वेनु से 14 साल की उम्र में आयरन गैंग के लीडर का मर्डर करने के लिए भेजते हैं। वो शांगची को कहते हैं कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है, इसीलिए उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज भी है और हक भी, इसीलिए जब तुम वापस लौटोगे तो फिर से 10 रिंग्स के सामने दुनिया झुक जाएगी। फिर शांगची अपने मिशन पर निकल जाता है, लेकिन अपने मिशन को पूरा करने के बाद सैन फ्रांसिस्को भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो ये सब गलत कर रहा है, और वो अपना नाम बदलकर शॉन रख लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शांग सुबह जल्दी उठकर केटी के घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो और केटी पिछले 10 सालों से काफी अच्छे दोस्त थे, और अब वो साथ में कार पार्क करने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो बस से अपने काम पर जा रहे होते हैं तो कुछ 10 रिंग्स आदमी के लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें वेनु ने शांगची के गले में लगे लॉकेट को लेने के लिए भेजा था। शांगची उन्हें वो लॉकेट नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसीलिए उस पर हमला कर देता है और उन सभी आदमियों को मार देता है। लेकिन तभी रेजर फिस्ट उस पर हमला कर देता है, क्योंकि रेजर फिस्ट 10 रिंग्स का सबसे खतरनाक योद्धा था और उसकी तलवार किसी भी चीज को काट सकती थी। शांगची उसके वार से बचता जाता है, लेकिन रेजर फिस्ट की तलवार की वजह से उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस ड्राइवर भी बेहोश हो जाता
आता है तो केटी बस को चलाने लगती है और शांग रेजर फिस्ट से लड़ने लगता है, लेकिन रेजर फिस्ट की तलवार की वजह से बस के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये देखकर शांग सभी लोगों को दूसरी साइड पर ले जाता है और वो रेजर फिस्ट को धक्का देकर बस के बैक साइड में पटक देता है, जिससे वो डिब्बा अलग होकर क्रैश हो जाता है। लेकिन रेजर फिस्ट शांग जी से वो लॉकेट लेने में कामयाब हो गया था। फिर दिखाया जाता है कि जब शांग जी घर वापस आता है तो मकाओ जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने उसकी बहन को भी सेम लॉकेट दिया था, इसीलिए उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे जरूर जाएंगे। केटी शांग से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम कौन हो, तो शांग उसे बताता है कि जिन गुंडों ने हम पर हमला किया था वो गुंडे मेरे डैड ने भेजे थे और अब वो मेरी बहन पर अटैक करेंगे, इसीलिए अब मुझे जाना ही होगा क्योंकि ये मेरी बहन का सवाल है। केटी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर वो दोनों प्लेन से मकाओ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में शांग केटी को अपनी सारी स्टोरी बताता है, लेकिन उसे झूठ कहता है कि मैंने वो मिशन पूरा नहीं किया। वो दोनों मकाओ पहुँचते हैं, जहाँ वो इलीगल फाइट क्लब में जाते हैं, क्योंकि शेलिंग ने उसे जो पोस्ट कार्ड भेजा था उस पर यही का एड्रेस था। शांग केटी के साथ लिफ्ट से ऊपर जाता है, लेकिन धोखे से शांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, क्योंकि शांग ने बस में जो फाइट की थी उसका वीडियो वायरल हो गया था, इसीलिए उसे फाइट के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि उनकी एक कंपनी डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करती थी, जिस पर बहुत से लोग बेटिंग लगाते हैं। शांग जी जब फाइट के लिए ग्राउंड में जाता है तो उसका कॉम्पिटिटर और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शेलिंग ही होती है, जो शांग से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो मिशन पर जाने से पहले उसे ये कहकर गया था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। इस बात से गुस्सा होकर शेलिंग उसे बहुत मारती है, जिससे शांग उस लड़ाई में हार जाता है। फिर मैच खत्म होने के बाद शेलिंग जब शांग से मिलती है तो उसे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो शांग उसे कहता है कि 10 रिंग्स आर्मी ने सैन फ्रांसिस्को में मुझ पर हमला किया था और वो मेरा लॉकेट ले गए और अब वो तुम्हारे पीछे आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी मॉम का सेम लॉकेट है और जरूर डैड हमारे लॉकेट से कुछ बुरा करना चाहते हैं। तो शेलिंग उसे कहती है कि जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम नहीं लौटे, तो मैं समझ गई कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैंने ये जगह अपने दम पर बनाई है, इसीलिए ना तो मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी और ना अब है। तो शांग उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा, तो शेलिंग उसे कहती है कि पोस्ट कार्ड मैंने तुम्हें नहीं भेजा। तो इससे शांग समझ जाता है कि उसके डैड ने उसे फंसाया है। तभी वहाँ 10 रिंग्स के लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन शेलिंग अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाती है, मगर वो शांग और केटी को वहाँ अकेला छोड़ देती है। शांग वहाँ से भागने के लिए बिल्डिंग का कांच तोड़ देता है। वो केटी को भी बाहर आने को कहता है, लेकिन केटी डर रही होती है क्योंकि उसे बांस की डंडियों पर चलना था। तो शांग उसे कहता है कि एक बार हम नीचे चले गए तो हम यहाँ से भाग सकते हैं, तो केटी भी मान जाती है। फिर वो दोनों साथ में लिफ्ट तक जाने लगते हैं, लेकिन तभी 10 रिंग्स आर्मी के लोग उन्हें देख लेते हैं। तो शांग केटी को कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। फिर शांग सभी लोगों से लड़ने लगता है। केटी जब आगे जाने लगती है तो एक फाइटर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी शेलिंग वहाँ आकर उसे बचा लेती है। फिर शेलिंग और शांग साथ में 10 रिंग्स आर्मी के साथ लड़ने लग जाते हैं। शांग शेलिंग से कहता है कि तुम तो हमें मरने के लिए छोड़ गई थी, तो शेलिंग उसे कहती है कि अब तुम समझ गए होंगे कि जब कोई मुसीबत के वक्त तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो कैसा लगता है। फिर वो दोनों मिलकर उन सभी आदमियों को मार देते हैं। तभी वहाँ 10 रिंग्स आर्मी का सबसे खतरनाक आदमी डेथ डीलर आता है, जो शेलिंग पर अटैक करके उसे वो लॉकेट लेकर चला जाता है। यह देखकर शांग डेथ डीलर के पीछे जाता है और उसे वहाँ से भागने से रोक लेता है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन शांग में सालों का गुस्सा भरा हुआ था जब डेथ डीलर ने उसे टॉर्चर किया था, इसीलिए उसे पकड़कर मारने लगता है। लेकिन तभी शांग के डैड वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं। वो शांग को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फिर वो उन सभी को लेकर घर जाते हैं, जहाँ 10 रिंग्स आर्मी उनका स्वागत करती है। शेलिंग केटी को अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ केटी शेलिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड हमें भी मार देंगे। तो शेलिंग उसे कहती है कि अगर तुम चुपचाप रहोगी तो डैड भूल जाएंगे कि तुम यहाँ हो, क्योंकि माँ के जाने के बाद वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। उन्हें लगता था कि मैं उन्हें माँ की याद दिलाती हूँ, इसीलिए वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। इसीलिए मैंने अकेले ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना शुरू की, क्योंकि मुझे लड़कों के साथ ट्रेनिंग अलाउ नहीं थी। इसीलिए मैंने उन्हें दूर से ही ट्रेनिंग लेते देखा और सब कुछ उनसे बेहतर सीखा। तो केटी उससे पूछती है कि तुमने घर कब छोड़ा, तो उसे बताती है कि 16 की उम्र में मैं यहाँ से भाग गई थी, जब मुझे लगा कि अब मेरा भाई कभी वापस नहीं आएगा। फिर वो सभी साथ में डिनर करते हैं। शांग अपने डैड से पूछता है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे, तो वेनू से कहते हैं कि मेरी तुम दोनों पर कब से नजर थी, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पिता के साथ
साथ खड़े हो जाओ। तो शांग उन्हें कहता है कि ये कभी नहीं होगा। तो वेनु उन्हें एक रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें कहते हैं कि जब तुम दोनों घर से भाग गए तो मुझे तुम्हारी माँ की याद और ज्यादा सताने लगी थी, इसलिए मैं उसके गांव तालों के बारे में और ज्यादा पढ़ने लगा, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ पहाड़ों की गहराई में एक दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी माँ को तालों के लोगों ने कैद कर रखा है। तो शांग और शेलिन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो वेनु ने कहते हैं कि पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने एक दिन अपने काम में डूबा हुआ इस रूम में बैठा था तब मुझे तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि वो बिल्कुल यही मौजूद हो। उसने कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए। तो शांग उन्हें कहता है कि माँ के गांव वाले ऐसा क्यों करेंगे। तो वेनु ने बताते हैं कि जब हमें प्यार हुआ तो तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम तालों में साथ रहें, इसीलिए उसने अपने बुजुर्गों से इजाजत मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। इससे अब वेनु को लगता है कि यिंग आज भी जिंदा है, लेकिन तालों के लोगों ने उसे कैद कर रखा है। तो शांग अपने डैड को समझाता है कि मोम अब जा चुकी है। तो वेनु उन्हें हॉल में लेकर जाते हैं, जहाँ उनकी मोम के दिए हुए लॉकेट को जैसे ही ड्रैगन की आंखों में लगाते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी निकलकर अचानक से फ्रीज हो जाता है, और जब वो पानी जैसे ही नीचे गिरता है तो उसमें से एक रास्ता बनने लगता है। तो वेनु उन्हें बताते हैं कि तालों का रास्ता एक भूल भुलैया है, लेकिन जंगल के बीच एक सीधा रास्ता भी है जो साल में सिर्फ एक बार एकादशी के दिन खुलता है, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि रास्ता कब और कहाँ खुलेगा, और अब मुझे दोनों पता है। फिर वो अपनी पूरी 10 रिंग्स आर्मी को कहते हैं कि आज से 3 दिन बाद हम मेरी वाइफ को उसकी केस से आजाद करवा कर घर वापस लाएंगे। फिर वो शांग को कहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम तुम्हारी माँ को घर लाने में मदद कर सको। तो शेलिंग उन्हें कहती है कि अगर गाँव वालों ने आपको रोकने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे। तो वेनु उन्हें कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरा गाँव जलकर खाक हो जाएगा। तो शांग उन्हें कहता है कि इन बेकार की बातों से आप मोम के गाँव में नहीं घुस सकते। तो वेनु गुस्सा होकर शांग और शेलिंग पर अटैक कर देते हैं और उन्हें जेल में कैद करने का ऑर्डर दे देते हैं। वेनु जब अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें वापस से यिंग की आवाज सुनाई देती है। वो उन्हें कहती है कि हम सब जल्द ही एक साथ होने वाले हैं। वहीं शांग, शेलिंग और केटी को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ शांग उन दोनों को कहता है कि अगर हम डेट से पहले तालो नहीं पहुँचे तो फैमिली की बची कुछ निशानियाँ भी खत्म कर देंगे। तभी उन्हें वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, और जब वो उस तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक कलाकार होता है जिसका नाम ट्रेवर स्लेटरी होता है। ट्रेवर उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि कुछ समय पहले एक प्रोड्यूसर ने उसे टेररिस्ट का रोल दिया था, लेकिन वो ट्रेवर को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वो प्रोड्यूसर खुद ही एक टेररिस्ट था। इसीलिए जब ट्रेवर ने टेररिस्ट का रोल किया तो पुलिस को लगा कि वो एक टेररिस्ट है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, और उसके बाद वेनु ने उसे वहाँ से छुड़वाया ताकि वो उसे मार सके। लेकिन जब ट्रेवर ने उनके सामने परफॉर्म किया तो उनका दिल पिघल गया, और जब से ही ट्रेवर उनके लिए हर हफ्ते शो करता है तभी वहाँ एक मिथिकल क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर केटी और शांग काफी डर जाते हैं क्योंकि उसका सिर नहीं होता। तो ट्रेवर उन्हें बताता है कि मोरिस है और ये मुझसे बातें कर सकता है। फिर ट्रेवर उन्हें कहता है कि मोरिस कह रहा है कि तुम्हें जानता है क्योंकि ये तुम्हारी मॉम के साथ तालों में बड़ा हुआ था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मायावी जंगल में रास्ता ढूंढते वक्त इसे वहाँ से चुरा लिया था, और अब ये चाहता है कि तुम इसे घर ले जाओ। तो शांग उन्हें कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे वापस जरूर लेकर जाता, लेकिन मेरे डेट के हिसाब से वो रास्ता सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है। तो ट्रेवर कहता है कि मोरिस कह रहा है कि यह तुम्हें अभी भी वहाँ लेकर जा सकता है और तुम उस भूल भुलैया को पार कर सकते हो, लेकिन यह बहुत खतरनाक है क्योंकि आज तक इसे कोई जीते जी पार नहीं कर पाया। तो केटी से कहती है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी शेलिंग वहाँ सुरंग का रास्ता ढूंढ लेती है और वो शांग को बताती है कि डैड ने पूरे कॉम्प्लेक्स के नीचे एक सुरंग बनवाई है और पिछली बार में वहीं से भागी थी। फिर वो सभी वहाँ से सीधे गैराज तक जाते हैं, जहाँ से वो रेजर फिश की गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गार्ड को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो वहाँ उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। तो वो दूसरे रास्ते से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो रास्ता सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। इसीलिए जब 10 रिंग्स आर्मी के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और एक आदमी की मदद से उस डोर को खोल लेते हैं, जिससे वो सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह होते होते वो उस जंगल तक पहुँचते हैं। मोरिस उन्हें रास्ता बताता जाता है, जिससे वो उस मायावी जंगल से बचते हुए एक झरने तक पहुँचते हैं, जहाँ जब वो जैसे झरने के अंदर जाते हैं तो वाटर एकदम फ्रीज हो जाता है और वो एक सीक्रेट रास्ते से सीधा तालों में पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर होते हैं। फिर वो तालो गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ शांग सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो सब उनकी बात नहीं सुनते और उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ यिंग ली की बहन नान आ जाती है, जो उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। वो शांग
शांग और शेलिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है। शांग नान को कहता है कि हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमारे डैड यहाँ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो नान उन्हें अपने साथ नदी के किनारे लेकर जाती है, जहाँ उन्हें बताती है कि हम काले द्वार के रखवाले हैं और तुम्हारी दुनिया को उन बुराइयों से बचाते हैं जो इस द्वार के पीछे कैद है। तो शांग उन्हें कहता है कि हमारे डैड उसी द्वार को खोलने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ वहीं कैद है। तो नान उनसे पूछती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। तो शेलिंग उन्हें बताती है कि उन्हें मदद मांगते हुए माँ की आवाज सुनाई देती है। तो फिर वो उन्हें तालों के इतिहास के बारे में बताती है कि हमारा गांव तालों की सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये सृष्टि बहुत विशाल है क्योंकि यहाँ ऐसे शहर हैं जो पूरे ब्रह्मांड से बेहतर है। फिर उन्हें बताती है कि हजारों सालों पहले तक हमारे लोगों के बीच शांति और समृद्धि थी, लेकिन उस शांति को अंधेरे के हैवान ने भंग कर दिया क्योंकि वो अपने साथ पूरी आत्मा बख्शक की फौज लाया था। उसके रास्ते में जो भी इंसान आता उसकी फौज उसे निगल जाती और हर आत्मा के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती, जिससे उसने हमारी दुनिया को खत्म कर दिया। फिर वो तुम्हारी दुनिया का विनाश करने के लिए आगे बढ़ा। तब तुम्हारी दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे तालों के नेताओं ने अपने सबसे शूरवीर सिपाहियों को भेजा, लेकिन हमारे पूर्वज उन काली शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। फिर एक दिन महारक्षक ड्रैगन ने हमारी मदद की और हमारी हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उस अंधेरे के हैवान और आत्मा बख्शकों की फौज को इस काले द्वार के पीछे बंद कर दिया और हमारे महारक्षक की जादुई शक्तियों के वरदान से हम तालों के लोगों ने आज तक इस काले द्वार की रक्षा की है और करते रहेंगे। फिर उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे पिता अकेले नहीं है जो इस द्वार को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से काफी लोगों ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहे। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन सभी को ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें हर ख्वाहिश को पूरा करने का ख्वाब दिखाती थी। फिर उन्हें ये भी बताती है कि आत्मा बख्शक जानते हैं कि वो 10 रिंग्स की ताकत से आजाद हो सकते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ की आवाज में पुकार रहे हैं। फिर नान शांग और शेलिंग को अपने पूर्वजों के रूम में लेकर जाती है, जहाँ उन्हें बताती है कि तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या तैयारी करनी है। फिर वो उन दोनों को उनके सूट देती है और उन्हें कहती है कि अपनी माँ को खोने के बाद हर बच्चा दुनिया में खुद को अकेला पाता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे इस परिवार की संतान हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। फिर वो सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। केटी भी तीर चलाना सीखने लगती है। वहीं शांग अपनी मौसी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरी माँ ने डैड को कैसे हराया था। तो फिर वो उसे वो टेक्निक सिखाने लगती है। वहीं वेनु अपने आदमियों से कहता है कि सुबह होते ही हम तालों के लिए रवाना होंगे क्योंकि सुबह होते ही तालों का रास्ता खुलेगा। वहीं शांग काफी परेशान होता है, उसे पास्ट की बातें याद आ रही होती है जब आयरन गैंग के लोगों ने उसकी माँ को मार दिया था। इन सब से शांग काफी उदास हो जाता है। तभी केटी वहाँ आ जाती है तो शांग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मैं अपनी माँ के कातिलों को नहीं मार पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना नाम और पहचान बदल लूंगा तो शायद मैं वो भूल जाऊंगा जो हुआ था। लेकिन अगर आज मॉम जिंदा होती तो वो मुझसे नफरत करती। तो केटी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें 7 साल की उम्र में किलर बनाना शुरू कर दिया था। तो शांग उसे कहता है कि मॉम की मौत के जिम्मेदार डैड है और अब वो उनका घर बर्बाद करने आ रहे हैं, इसीलिए अब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि यही उन्होंने मुझे सिखाया है। इसीलिए शांग काफी सैड हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और वेनु भी अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ आ जाता है। वेनु शांग को कहते हैं कि तुम उन्हीं की मदद करने आ गए जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद किया है। तो नानू से कहती है कि वो वहाँ नहीं है, वो एक हैवान है जो तुम्हें गुमराह करके सबका सर्वनाश करना चाहता है। तो वेनु उनकी बात नहीं सुनता और उन पर अटैक करने लगता है और उन सभी के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वेनु उस द्वार को खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो शांग उन्हें रोकने चाहता है। तो वेनु से कहते हैं कि तुम मुझसे अकेले लड़ने की बेवकूफी करोगे। तो शांग उन्हें कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता। फिर वो उस पर अटैक कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो पूरी जिंदगी मुझसे डरकर भागते रहे, तुम वही थे जब वो तुम्हारी माँ को मारने आए लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तो शांग उन्हें कहता है कि माँ के बाद हमें आपकी जरूरत थी लेकिन आपने हमें छोड़कर उन रिंग्स को चुना। ये कहकर उन्हें मारने लगता है। फिर शांग उन्हें कहता है कि आप लाख चाहे कि माँ आपके पास वापस आ जाए, लेकिन क्या वो आप जैसे इंसान के पास वापस आना चाहेगी। तो इससे गुस्सा होकर वेनुस पर सारी रिंग से अटैक कर देते हैं जिससे शांग दूर पानी के अंदर चला जाता है। फिर वेनुस द्वार की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अभी भी उन्हें यिंग की मदद मांगती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उस द्वार को तोड़ने के लिए रिंग से अटैक करने लगते हैं जिससे उस द्वार में से आत्मा बख्शक बाहर निकलने लगते हैं। शेलिंग सभी को कहती है कि अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े तो सबके सब मारे जाएंगे क्योंकि तुम्हारे हथियार उनके सामने बेकार है।
है तो रेजर फिस्ट उन्हें कहता है कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम 10 रिंग्स हैं। तभी आत्मा भक्षक डेड डीलर की आत्मा को निकालकर उसे मार देता है। 10 रिंग्स के लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियारों का उस पर कुछ असर नहीं होता। आत्मा भक्षक रेजर फिस्ट पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन नान उसे अपने हथियार की मदद से बचा लेती है, क्योंकि सिर्फ तालों के हथियारों से ही उन्हें मारा जा सकता था, क्योंकि उनके हथियारों पर ड्रैगन की खाल लगी हुई थी। इससे अब रेजर फिस्ट भी समझ जाता है कि वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं वो आत्मा भक्षक आत्माओं को लेकर काले द्वार के पीछे जा रहे होते हैं, ताकि वो अंधेरे के हैवान की ताकत बढ़ा सके। नान शेलिंग को बताती है कि अगर अंधेरे के हैवान की ताकत और ज्यादा बढ़ गई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो सभी हथियार लेकर उन आत्मा भक्षकों का सामना करने के लिए पानी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं शांग उस पानी में डूब रहा होता है, तभी उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती है, जब उसकी मॉम ने उसे कहा था कि डरो मत, ड्रैगन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम मेरे और तुम्हारे डेड की अच्छाई का हिस्सा हो, इसीलिए जो भी हमने तुम्हें दिया है उसे दिल से अपना लो। तभी शांग की आँख खुल जाती है और महारक्षक ड्रैगन भी गहराई से निकलकर उसके सामने आ जाता है। वहीं वेनु अभी भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहीं अब सभी मिलकर उन आत्मा भक्षकों पर हमला कर रहे होते हैं और तभी शांग भी ड्रैगन पर बैठकर बाहर आ जाता है और वो ड्रैगन भी उनकी मदद करने लगता है। तभी नान शांग से कहती है कि तुम्हें अपने पिता को रोकना होगा, तो शांग अपने डेड के पास जाकर उन पर अटैक कर देता है। वो उन्हें समझाता है कि माँ वहाँ नहीं है, लेकिन वेनु उसकी बात नहीं सुनते और उन दोनों में फाइट होने लगती है। शांग अपनी माँ की बचपन में सिखाई हुई स्किल का यूज करता है, जिससे वो 5 रिंग्स को अपनी तरफ कर लेता है और वो वापस फाइट करने लगते हैं। वेनु अपनी 5 रिंग से शांग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शांग ची भी खुद को रिंग की मदद से बचा लेता है और अब वो सारी रिंग्स को अपने वश में कर लेता है, लेकिन वो अपने डेड पर उन रिंग से अटैक नहीं करता और उन्हें नीचे फेंक देता है। वेनु से कहते हैं कि मुझे उसे बचाना ही होगा, क्योंकि वो मुझे पुकार रही है। तो शांग उन्हें कहता है कि काश ये सच होता। तभी अंधेरे का हैवान बाहर आ जाता है और वो वेनु और शांग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वेनु उन रिंग्स की मदद से शांग को बचा लेते हैं। लेकिन वो ड्रैगन वेनु को पकड़ लेता है और वो उनकी सोल को खींचने लगता है। अब वेनु भी समझ गए थे कि वो गलत था, इसीलिए अपनी रिंग्स को शांग को दे देता है और उस ड्रैगन के हाथों मारे जाते हैं। तभी वो हैवान शांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी शेलिंग ड्रैगन पर बैठकर अंधेरे के हैवान पर अटैक कर देती है, जिससे वो हैवान इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि अभी उसकी शक्तियाँ कम थी। इसीलिए वो और लोगों की सोल खींचने के लिए गांव की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर शांग उस काले द्वार को पत्थरों की मदद से बंद कर देता है और ड्रैगन पर बैठकर गांव की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वो उस हैवान को रोक सके। ड्रैगन अपनी पावर से हैवान पर अटैक कर देता है और उसे अपनी पानी की शक्तियों से पकड़ लेता है, लेकिन तभी आत्मा भक्षक बहुत सारी आत्माओं को पकड़कर हैवान के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ जाती है और वो ड्रैगन की पकड़ से आजाद हो जाता है। फिर वो हैवान ड्रैगन को पकड़कर उसकी सोल को निकालने लगता है। वहीं गुआंगबू केटी से कहते हैं कि अगर हैवान को हमारे ड्रैगन की आत्मा मिल गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, इसीलिए हमें उसके गले पर निशाना लगाना होगा। वो साथ में उस पर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन तभी एक आत्मा भक्षक गुआंगबू को पकड़कर उसकी आत्मा निकाल लेता है। ये देखकर केटी काफी डर जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही तीर बचा हुआ था और उसने अभी एक दिन पहले ही तीर चलाना सीखा था। वहीं वो हैवान शेलिंग को भी पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन शांग अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। शेलिंग उसे कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना होगा, वरना वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकाल लेगा। तो शांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ सकता। वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकालने लगता है, लेकिन तभी केटी उस ड्रैगन के गले पर निशाना लगा देती है और उसका निशाना एकदम सही लगता है, जिससे ड्रैगन की सोल निकलने से बच जाती है। ड्रैगन हैवान को नीचे पानी के पास लेकर जाता है और उसे अपनी पावर की मदद से पकड़ लेता है। शांग अपनी रिंग्स की मदद से उस हैवान पर जाकर उन रिंग्स को हैवान के सीने में भर देता है और उन रिंग्स को कामयामा स्टाइल में मुंह करके उस ड्रैगन को मार देता है, जिससे सारे आत्मा भक्षक भी मर जाते हैं। फिर ड्रैगन शेलिंग और शांग को लेकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर रात को वो उन सभी लोगों को सम्मान देते हैं जिनकी वजह से उन्होंने नया सवेरा देखा था, और अब वो ड्रैगन वापस आसमान में लौट जाता है, क्योंकि अब अंधेरे के हैवान का अंत हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि शांग और केटी वापस सैन फ्रांसिस्को जाकर अपनी ये स्टोरी अपने दोस्तों को सुना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और उनसे पूछते हैं कि अगर ये सच है तो तुम्हारी बहन कहाँ गई। तो शांग उन्हें कहता है कि वो तो घर गई है मेरे डेड के गैर कानूनी धंधे बंद करवाने के लिए, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ वोंग उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। वोंग शांग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो रिंग्स हैं। तो
रिप्लाई में शांग उन्हें कहता है कि अभी भी मेरे पास वो रिंग्स है। फिर शांग और केटी वोंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वहाँ सभी शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ वोंग उन 10 रिंग्स की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वहाँ ब्रूस और कैप्टन मार्वल भी मौजूद होती है, जिन्हें भी लगता है कि ये रिंग्स ना तो चितोरी है और ना ही वाइब्रेनियम, इससे उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। तो वोंग शांग को कहते हैं कि जब तुमने इन रिंग्स को यूज किया तो कामर ताज तक इसका असर हुआ था और ये रिंग्स अब किसी को मैसेज भेज रही है। इसका मतलब ये है कि अब कुछ भी खतरा आ सकता है, इसीलिए अब तुम्हें संभल कर रहना होगा और अब तुम वापस नहीं जा सकते। फिर हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ शेलिंग अब 10 रिंग्स आर्मी की लीडर बन गई होती है और अब वो मेन और वुमेन दोनों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की शुरुआत 1989 से होती है, जहां हमें केविन फ्लिन को दिखाया जाता है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। वो अपने बेटे से कह रहे होते हैं, अरे इसे क्या हुआ? अरे कुछ मत बोल, सेंसिटिव है, बुरा मान जाएगा। अरे अगर सैड गाने सुनने से सैड हो रहा है तो सैड गाने सुनना बंद कर दे, सिंपल। ज्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हो तो ये लो डेंटे 91 जो दांतों के नेचुरल डिफेंस को रिस्टोर करे। बहुत टाइम से मैंने डायमंड माइनिंग नहीं किया, तो चलते डायमंड माइनिंग करने। लेकिन एक मिनट, वहाँ पर क्रीपर है डायमंड के पास। मेरे पास कोई आर्मर नहीं है, क्रीपर से कैसे लड़ूंगा मैं? काश मेरे पास कोई आर्मर होता। मेरे पास में अभी क्राफ्टिंग टेबल है और बहुत सारे बेड रॉक है। इसका आर्मर थोड़ी ना बन सकता है। इसका आर्मर कैसे बनेगा? लेकिन एक मिनट, ये क्या देख लिया मैंने? तो इसका हेलमेट भी बनेगा, लेगिंग्स भी बनेगा और बूट्स भी बनेंगे। तो पहन के देखता हूँ कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ में। 144 आर्मर मिल गया मुझे और 30 हार्ट्स। एक मिनट रुको, माइनक्राफ्ट बट एवरी ब्लॉक इज आर्मर। माइनक्राफ्ट में जो भी ब्लॉक पॉसिबल है उसका मैं आर्मर बनाने वाला हूँ, चाहे वो वुड हो, कोबलस्टोन हो या फिर बेडरॉक क्यों ना हो। और सबसे ओपी आर्मर के साथ में एंडर ड्रैगन को निपटाना है। तो वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा तो लाइक कर दो। लाइक हम रखते हैं ओनली 2। तो आसपास मुझे जो भी चीजें दिख रही है उस सबका आर्मर बनाने वाला हूँ मैं। क्या बन पाएगा वो भी मुझे देखना है। वैसे तो उससे पहले मैं सारे टूल्स ले लेता हूँ बेसिक वाले, तो उसके लिए वुड तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, वुड का भी तो आर्मर बन सकता है। वुड का आर्मर से ट्राई करेंगे और डर्ट का भी आर्मर बन सकता है मुझे लगता है, और शायद स्नो का भी बन सकता है। बस स्नो मिलेगा, शवल चाहिए उसके लिए, इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक टूल्स इकट्ठा कर रहा हूँ। तो अभी के लिए 5 काफी रहेंगे। और एक डॉगी भी है प्यारा सा। क्या करूँ, लेकिन इसके पास बोन नहीं है मेरे पास अभी देने के लिए इसको। क्या बात है गाइस, बन गया हमारा एक पहला वाला बूट, मतलब पहला आर्मर बोलो, बूट बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि इसका पूरा आर्मर बनेगा। और मेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर मैं ऐसे रखूं इसको और प्लैंक का बना के देखो तो प्लैंक का भी बनेगा। और क्या फर्क है इसमें? स्लोली रीग्रो, एक ही चीज है ये दोनों। तो शायद इसका बनाना चाहिए फिर मुझे। तो पहले बना लेता हूँ मैं पूरे के पूरे आर्मर। पहले ये 2 चीज पहन के देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हम 2 चीज यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब इफेक्ट हमारा 2 चीजों में लगेंगी। तो 2 चीज पहन के देखता हूँ पहले। और वाओ, जेंटलमैन, ऐसा लग रहा हूँ खेतों से आ रहा हूँ मैं, जैसे बड़े बड़े बूट्स पहन के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नो में जा रहे हैं मेरे बूट्स, लेकिन अच्छा दिख रहा हूँ मैं। और इससे क्या फायदा मिल रहा है मुझे? वैसे रीग्रो हो रहा हूँ मैं, ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ वगैरह तो फुल है। लेकिन उससे पहले मैं पूरे के पूरे टूल्स इकट्ठा कर लेता हूँ। मैंने टूल्स अभी तक बनाया नहीं हूँ, और बना लेता हूँ एक पिकैक्स। चलो ये वुडन का पिकैक्स ठीक है। वैसे मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो डर्ट है आसपास, मतलब डर्ट तो अनलिमिटेड होता है, तो उसका क्या आर्मर बनेगा। मेरे पास हेलमेट और बूट्स तो है वैसे भी, तो मैं बना के देखता हूँ चेस्ट प्लेट, क्योंकि 2 पीसेस चाहिए हमें इफेक्ट इसका लेने के लिए। तो मैं लेगिंग्स बना लेता हूँ एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। और कितने गंदे दिख रहे हैं, अच्छे, पर कोई बात नहीं, पहनने से मतलब। ये कौन सा इफेक्ट दे दिए? अच्छा, इनमें इफेक्ट ही नहीं है। अच्छा, जो प्लैंक वाले उनमें इफेक्ट है। शायद हम क्राफ्टिंग टेबल का भी बना सकते हैं, वो बाद में बनाऊंगा। पहले मैं स्टोन का बना के देखता हूँ। ओके, इतना काफी रहेगा अभी के लिए। तो मैं बना के देखने वाला हूँ सिर्फ एक चेस्ट प्लेट, क्योंकि मेरे पास में चेस्ट प्लेट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अच्छा, इसका इफेक्ट भी है। इसका इफेक्ट है रिक्वायर 2 पीसेस थिंक लाइक अ रॉक अंडर वाटर। ये कौन सा इफेक्ट हुआ यार? अच्छा, इसमें कुछ इफेक्ट गलत भी है चेस्ट प्लेट, क्योंकि मेरे पास में चेस्ट प्लेट शुरू से 1 2 8 इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अच्छा, इसका इफेक्ट भी है। इसका इफेक्ट है रिक्वायर 2 पीसेस थिंक लाइक अ रॉक अंडर वाटर। ये कौन सा इफेक्ट हुआ यार? अच्छा, इसमें कुछ इफेक्ट गलत भी है। अब मेरे पास में अलग अलग चीजें आ चुकी है, तो मैं लग रहा हूँ एकदम रैंडम मैन। और कितना गंदा आर्मर है ये, इससे बढ़िया आर्मर है यहाँ पर, और मैं क्या पहन रहा हूँ ये। कोई बात नहीं, अभी अच्छी चीजें मिली नहीं है मुझे। ओके, तो अब मुझे तलाश है शुगर केन की। शुगर केन कहाँ मिलेगा मुझे? क्योंकि मुझे आसपास शुगर केन दिखा था शुरू में। फ्लावर का तो नहीं, फ्लावर का नहीं बन सकता है, और अपने डॉगी भाई को तो छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर मुझे बोन मिला तो इसके लिए वापिस जरूर आऊंगा मैं। शुगर केन तो मुझे दिखे थे,
अच्छी बात है, करके मिल भी गए। और हम आइस का भी बना सकते हैं, पर आइस टूटेगा थोड़ी ना यार, यही तो बेकार बात है, कोई चीजें टूटती नहीं है। सैंड का भी बना सकते हैं, सैंड का ट्राई करूंगा, लेकिन पहले शुगर केन का बनाऊंगा मैं। और गाइस सामने विलेज भी है, एक सेकंड, विलेज भी मिल गया मुझे, पर विलेज का क्या काम मेरे लिए। 23 पीसेस वैसे भी हो चुके मेरे पास। पंपकिन इतने सारे, वो भी पंपकिन भी ले लेता हूँ, काम आएंगे बाद में। इनका भी आर्मर बन सकता है शायद। पहले मैं विलेज में जाऊंगा और पहले आयरन गोलम का मर्डर करूंगा, उसके बाद ही इन सब का आर्मर बनाऊंगा। तो विलेज में सबसे पहले मैं ढूंढूंगा आयरन गोलम को। अरे कैट भी है यहाँ पर, भागना मत भागना मत। अरे भाग गई, कोई बात नहीं, कैट को टेम करने नहीं आया हूँ मैं आर्मर बनाने आया, यूनिक। अरे मिल गया भाई आयरन गोलम, भाई मिल गया आखिरकार। अरे एक सेकंड, बच गया भाई क्या चला गया आयरन गोलम, ऐसे मारना पड़ेगा मुझे। ओके तो मुझे कुछ पीसेस मिल गए यार, 3 ही आयरन पीसेस मिले हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पिकेक्स बनाना था सिर्फ। ओ नाइस वन, पिकेक्स तो मिल गया। अब बनाऊंगा आर्मर बहुत सारे। तो इससे क्या होता है पहले ये देखते हैं। पीडी इंक्रीजेस स्पीड, ये ट्राई करना चाहिए, यही तो चाहिए था मुझे। तो इसके मैं 2 पीसेस बनाऊंगा, एक बूट बना लेता हूँ और एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। और पंपकिन का भी बना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हेलमेट बनाता हूँ इसका मैं। ओ गाइस इसका हेलमेट बन चुका है, नो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, इतना अच्छी चीज मिली है मुझे। फीडर ऑटोमेटिकली फीड यू। अच्छा इसके 2-2 3-3 इफेक्ट मिलेंगे हमें, रीग्रोथ भी मिलेगा। और ये पता नहीं क्या है, रीग्रोथ होता तो है नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिकली फीड्स यू लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसे बना लेता हूँ आखिरकार, मेरे पास अच्छा आर्मर सेट आया। अरे क्या ये गंदा गोबर जैसा, इसको फेंक देता हूँ पहले तो साइड में। इसको पहन लेते हैं। ओ कुछ तो हुआ अभी। अच्छा मेरी हेल्थ भी इंक्रीज हो गई और मैं इतना तेज भाग रहा हूँ। और अब देख सकते हो मेरी हेल्थ भी इंक्रीज हो गई, क्या बात है। विलेजर घबरा गए होंगे कौन आ गया विलेज में। और आयरन गोलम को तो मैंने मर्डर कर दिया, तो इनके अंदर तो खौफ ही बैठा हुआ है मेरे नाम का। इन कोई बात नहीं, इनको मारूंगा नहीं मैं, अपने बच्चे लोग विलेजर। और अब देख ही सकते हो यार कौन सा स्पीड मिल गया मुझे, स्पीड 4-5 पता नहीं क्या है ये। स्पीड 1 और 2 तो पक्का नहीं लग रहा है मुझे, इतना स्पीड नहीं होता है। तो भाई उठ जाओ आप, अब ये हमारा घर हो चुका है थोड़ी देर के लिए। तो मैं बैट भी ले लेता हूँ, इसका बैट काम आएगा मुझे बाद में। ये मकड़ी पीछा कर रही है मेरा, एक सेकंड, इसको मार के भागूंगा तो ये पास भी नहीं आ पाएंगे मेरी। मैं उल्टा भाग रहा हूँ फिर भी ये मेरे पास नहीं आ पा रहा है। लेकिन एक सेकंड, मैंने एक चीज सोचा नहीं, मेरे पास इतने समय से क्राफ्टिंग टेबल रखा हुआ है, क्या मैं इसका भी आर्मर बना सकता हूँ? उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारे वुड्स, तो उसको इकट्ठा कर लेता हूँ जल्दी से, इतने काफी होंगे, इसका तो बन ही जाएगा। इसको मैं रखता हूँ, पहले मैं बना के देखता हूँ। एक मुझे किसकी जरूरत है, हेलमेट की। हेलमेट बन रहा है यार। और क्या ये है, ओपन सा क्राफ्टिंग स्क्रीन। अरे ट्राई करके देखते हैं। इसके भी 2 आर्मर चाहिए। अरे हाँ इसके भी 2 पीसेस चाहिए, नो प्रॉब्लम, मैं बूट्स बना सकता हूँ। ओके तो इसको ट्राई करके देखता हूँ मैं। सबसे पहले हेलमेट वगैरह हटा देता हूँ, इसकी इतनी क्या जरूरत, चलो कोई बात नहीं, इसको रख लेते हैं अपने पास में, नो प्रॉब्लम। तो हटा लेता हूँ मैं अभी के लिए। और पंपकिन और ये वाला अच्छा है, क्योंकि अभी मुझे तेज जाना है दूर, तो मुझे सबसे पहले ढूंढना है डेजर्ट, और प्लेन्स भी ढूंढना है, प्लेन्स वगैरह के भी बायोम में जाना है मुझे, और चीजें बनाना है बहुत सारी। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे मैं खड़ा हूँ इज्जतदारी से स्नो के ऊपर, लेकिन उसके नीचे सैंड है यार, मतलब डेजर्ट बायोम में हूँ मैं, और यहाँ पे सैंड कैसे आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, माइनक्राफ्ट है, कुछ भी कुछ दिखता रहता है हमें। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग ये जो स्नो है उसका भी एक आर्मर बना के देखें। तो ओके ये तो मिल गया मुझे, थोड़ी बहुत स्नो इकट्ठा कर लेता हूँ मैं जल्दी से, कि इसका भी आर्मर बना के देखेंगे पहले। ओके तो इतने स्नो ब्लॉक ठीक होंगे। इसका बना लेता हूँ मैं हेलमेट, क्योंकि हेलमेट इजीली बनता है। बूट्स भी बना लेता हूँ, इससे कुछ तो इफेक्ट मिलना चाहिए। प्रोवाइड स्नो फ्रॉस्ट वॉकिंग 2, क्या बात है यार, मैं पानी में चल पाऊंगा। तो सैंड का आर्मर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे सैंड चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ तो अच्छा होगा सैंड का आर्मर। ठीक है बहुत सारी सैंड मेरे पास हो चुकी है, अब सैंड का आर्मर बनाएंगे। मैं चेस्ट प्लेट बना दो डायरेक्ट इसका। फॉल्स फास्टर इन एयर एंड सिंक फास्टर इन वाटर व्हाइल स्नीकिंग, क्या बकवास आर्मर है, ये नहीं बनाने वाला हूँ मैं। क्राफ्टिंग टेबल है मेरे पास में, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी जाना है मुझे अलग जगह में, कोई मुझे टेंपल ढूंढना है। मैं डेजर्ट में तो ऊपर यहाँ पे स्नो है, तो टेंपल मिलेगा मुझे पता तो नहीं, मिल भी जाएगा। ये वाला आर्मर पहनो और अब तेज भागूंगा मैं, सैंड बोल्ट का भतीजा हूँ मैं। रास्ते में इग्लू मिला है मुझे, क्या काम इग्लू का, इसके नीचे जाने का रास्ता। ओ गाइस यार रेयर चांसेस है इसके, आप लोग कमेंट करके बताना कितने चांसेस है इसके। यार मैं मजाक में बोल रहा था, सही में मिल गया मुझे। चल नीचे आके देखते हैं वैसे क्या ही होगा, विलेजर होगा और एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर होगा। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर वीकनेस पोशन है और इसमें होगा एप्पल। और मैं सोच रहा हूँ एप्पल मैं खुद खाऊं, इनके लिए ना रखूं, इनको आजाद कर देता हूँ, एक दूसरे को मार के खा लेंगे लोग। चलो जाओ भाई लड़ो, ये बेचारा भागने की कोशिश में और मैं भागने की कोशिश में हूँ। आप लोगों को पता है मैं एक जमाने से ढूंढ रहा हूँ डेजर्ट टेंपल, और वो वहां पर है छुपा हुआ। ऐसा कौन सा डेजर्ट टेंपल मिल गया मुझे इतना खतरनाक वाला। शिट बच गया, कोई बात नहीं बच गया। तो अब अंदर चलते हैं इसके, कोई बात नहीं, धीरे से नीचे मारते मारते बचाओ। अच्छा है मेरा हेल्थ रीजनरेट हो जाएगा। बुक मिली है बाइंडिंग 6, ये कौन सी बुक है, एक मिनट, गन पाउडर मिला है, गन पाउडर रखते ये काम आने वाला है। और बुक्स मिली प्रोटेक्शन 4, और जिसका इंतजार था मुझे। चलो नीचे भाई। ओके मेरे पास हो गए, हाँ मेरे पास 9 हो गए। ऐसे मुझे 1-2 और टेंपल ढूंढना है। ओके तो बाहर तो आ गया हूँ मैं, अब बना के देखता हूँ। सबसे पहले आर्मर, TNT का आर्मर का इंतजार था मुझे, वैसे इससे भी अच्छे आर्मर है। पर अभी एक्सप्लोसिव जब फूटेगा डायरेक्ट, क्रिएट एन एक्सप्लोजन अराउंड यू, रिक्वायर 2 पीसेस। तो इसका तो 2 पीसेस जरूर बनाऊंगा मैं। इसको निकाल के इसको लगा देता हूँ मैं, और अभी तेज तो नहीं भाग पाऊंगा मैं। ओके मुझे मालूम चल गया है आर्मर कैसे काम करता है। जैसे मैं R दबाऊंगा यहाँ पे फूटेगा,
अरे लेकिन मुझे भी डैमेज पड़ रहा है थोड़ा बहुत, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डैमेज तो सही सकता हूँ मैं। क्या बात है, ऐसा आर्मर चाहिए था मुझे। ये हुई ना कोई बात, एंडर ड्रैगन अब कुत्ते की मौत मरेगा मेरे हाथों। तो भी मेरे पास में बहुत सारा सैंड है, तो क्यों ना इसका बनाया जाए TNT। ये इतना काफी नहीं होगा, इसके तो कुछ कम ही TNT बन रहे हैं, 5 TNT। वैसे मुझे TNT का काम क्या है, मेरे पास में इतना तो हो ही चुका है। एक सेकंड वहाँ ऑप्टर ऑप्टर मतलब बिलफाई। 100 डेज इन एशियन इंडिया। तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं पूरे 100 दिन इस वीरान सुनसान एशियन इंडिया के डेजर्ट में। इस बार मैं अकेले नहीं तड़पने वाला हूँ, मेरे साथ फ्लिक भी है। हमारे कुछ मेन एम होने वाले हैं और इस बार कुछ ज्यादा एम है हमारे, जैसे कि फेरोस को मारना, वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन इस बार बैंडिट वॉरलॉर्ड की पूरी आर्मी को हराना है, जो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल घर बनाना है, लेकिन वो घर नहीं रिजॉर्ट होने वाला है, जो बहुत सही दिखेगा बाद में। और यहाँ पर जितने पिरामिड है उससे बहुत बड़ा हम पिरामिड बनाने वाले हैं, जिसमें फेरो के कवर होंगे, जिससे कोई ना चुरा पाए। और उस तक पहुंचने के लिए आपको भूल भुलैया को पार करना पड़ेगा, जिसको हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगी है, आपका एक छोटा सा लाइक तो इसके लिए बनता है। लाइक हम रखते हैं 50,000, और 50,000 कंप्लीट कर दोगे तो वर्ल्डिंग आपको मिल जाएगा मेरे तरफ से। पहले दिन मैं और फ्लिक भटक जाते हैं इस रेगिस्तान में, जिसके आसपास कुछ भी नहीं था, बस रेत ही रेत थी और पेड़ ही पेड़ सूखे हुए। वैसे ही हमारे ऊपर हमला होता है पीछे से, तो हम लोग निकलने का ट्राई करते हैं। हमारे ऊपर हमला हर कहीं से होने वाला था। तो सबसे पहले हमारा एम था कि लकड़ियाँ ढूंढना, ताकि हम टूल्स बना पाए और इनसे लड़ पाए। वैसे तो हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश के नाम पे आजू बाजू बहुत सारे पेड़ थे, तो हम सेफ एरिया ढूंढते हैं ताकि हमारे पास बैंडिट वॉरलॉर्ड के आदमी ना आ पाए। ये एक्चुअली पूरी की पूरी से ना बैंडिट वॉरलॉर्ड की है, लेकिन एकदम से मेरे ऊपर कुत्ते हमला कर देते हैं और उनकी लाल आंखें थी, तो मैं समझ जाता हूँ इनसे तो भागना ही चाहिए। ये कुत्ते पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, तो मैं चुपचाप निकल लेता हूँ। लेकिन एक मेरे पीछे ही था, कैसे कैसे मैं पीछे छुड़ाता हूँ उससे और पहुंच जाता हूँ एक सेफ एरिया में। वैसे एरिया सेफ नहीं था, पर यहाँ पे वॉरलॉर्ड के आदमी नहीं आए थे। लेकिन ये क्या देखता हूँ मैं कि फ्लिक के ऊपर हमला हो जाता है, और ऐसा वैसा हमला नहीं था, फ्लिक को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे वो लोग। लेकिन मुझे क्या था, मैं तो अभी के लिए बच गया था। तो मैं फटाफट से लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, और ये सिल्वर फिश का आदमी पता नहीं क्या था, ये मेरे ऊपर हमला कर देता है, पर इनको हम दोनों मिलकर मार देते हैं। सोचो, इसको लड़ने के लिए हम 2 लोग लग गए। फिर से ये वॉरलॉर्ड का एकदम वफादार सेनापति हमारे ऊपर अटैक कर देता है। मतलब ये कैप्टन था और मेरी 2 हार्ट रहती है। मेरे ऊपर आर्चर भी अटैक कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे बच जाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता चला। वो एक तीर मारता तो मेरे 3 हार्ट जाती, मेरे पास 2 ही थे, लेकिन मैं बच जाता हूँ और यहाँ पे पहुंच जाता हूँ एक रूइन में। रूइन में कुछ लूट मिलती है मुझे, जो मैं लेके निकल लेता हूँ। फ्लिक आगे भाग गया था और सामने मुझे मिलता है एक मिराज। वैसे रियल था, बट यहाँ पे पानी मिलता है, हमें खाने की चीजें मिलती है और पेड़ भी मिलते हैं जो पाम ट्री के होते हैं, जो इफेक्टिव भी है, बहुत काम भी आने वाले हैं। तो मैं ये वाले विलेज में आता हूँ, विलेज में लूट करता हूँ, कुछ लूट मिलती नहीं है उतनी अच्छी। सेंटर में जाता हूँ मैं, फ्लिक मुझे मिलता है सेंटर में, पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पर। तो हम एक प्लान बनाते हैं कि जल्दी से लूट सके। यहाँ के लोग हमें घूर के देख रहे थे, पता नहीं शायद पहली बार देखे होंगे इन लोगों ने, क्योंकि अभी तक तो इन लोगों ने बैंडिट वॉरलॉर्ड के आदमी देखे सिर्फ, और ऊँट भी। लेकिन मुझे कुछ लूट मिलती है। लूट के नाम पे मुझे मिलता है एक हेलमेट, बहुत सारे ब्रेड। एक अजीब सा आदमी मेरा पीछा करता है, पता नहीं क्या हो गया था उसको, टकला सा आदमी था, उससे डर के नहीं भागा था मैं बेड लेने आया था यहाँ पर। तो बेड उठा लेता हूँ मैं, रिस्पॉन पॉइंट सेट भी कर देता हूँ। वैसे हमारा मरने का कोई फिराक नहीं है। और यहाँ पे एंशिएंट कैट मिलती है मुझे, जिनको ये लोग भगवान मानते हैं शायद, और दिखने में बहुत गजब थी वो। पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे बच के भागना ही पड़ा इन लोगों से। तो ये विलेज में तो हमला बहुत भयानक तरीके से हो चुका था। तो फ्लिक एक घर के अंदर इंतजार करता है, वो घर में मैं आता हूँ। यहाँ पे एक बच्चा था, जैसे पूछताछ करते हैं हम लोग, पर उसके साथ एक हादसा हो जाता है। मैं जैसे ऊपर जाता हूँ, फ्लिक उसको मर्डर कर देता है, पर हमें उससे मतलब नहीं था, हमको सर्वाइव करना था और हमें अपने टास्क पूरे करने थे। तो मैं फ्लिक को थोड़े बहुत ब्रेड देता हूँ जो उसके पास पहले से थे, और चले जाते हैं हम लोग माइनिंग करने के लिए। अब माइनिंग करेंगे तो हम लोग एकदम जबरदस्त वाली करेंगे, मतलब आयरन वगैरह सब लेके आना है हमें। तो मैं बना लेता हूँ एक लाइमस्टोन के पिकैक्स, जो ये एकदम इफेक्टिव होने वाले और काम आने वाले हैं। तो मुझे बहुत सारे कोल मिलते हैं। अब यहाँ पे इतने कोल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि रेत के नीचे पूरी चीज दब चुकी है और रेत में बदल चुकी है। मतलब कोल तो रेत में नहीं बदला है, बट फ्लिक के ऊपर हमला हो जाता है और वो हमला करने वाला आर्चर था। तो इसको आराम से हम लोग दबाते हैं और इसको बहुत बुरी मौत देते हैं। इसको समझा भी नहीं होगा किसने मारा हम दोनों में से। हम और माइनिंग करते हैं, डीप में जाते हैं। डीप में खतरा था क्योंकि स्टोन गार्ड होते हैं यहाँ पर, और स्टोन वार्डन भी होते हैं कभी कभी, जो आपको बाद में देखने मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें आयरन मिलते हैं, बोन ब्लॉक मिलते हैं। बोन ब्लॉक का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ के कुत्ते इतने खतरनाक हैं। लेकिन एकदम से कुछ खतरनाक चीज हो जाती है हमारे साथ, हमारे पर वार्डन हमला कर देता है। वैसे वार्डन हमको मारना चाहता था कि नहीं मुझे नहीं पता, बस हमारे पास आ रहा था वो, और वो हमारा वार्डन नहीं था तो हमें मार सकता था। मैं ऊपर आता हूँ, फर्नेस बनाते हैं हम लोग और वहाँ पे आयरन को स्मेल्ट करने रख देते हैं। बहुत सारे आयरन थे हमारे पास में, 2 लोग थे हम। ये विलेजर से बात करता हूँ मैं, और बात करने के बाद मुझे कुछ नहीं मालूम चलता है क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है। गेम खेलते खेलते थक जाऊंगे, लेकिन विंस ऑफ एयर गेम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ चलते हैं क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स।
जैसे स्किल्स वैसे गेम, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश प्राइज और डायरेक्ट विड्रॉ करो अपने पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाने जैसे बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो पर स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड रोजाना। 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक एंड स्मार्टफोन। अब विंजो पर इतना कुछ है, और कितना बताओ। विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आयरन के आर्मर और टूल्स बना लेता हूँ मैं, और मेरे पास में एक हेलमेट रखा हुआ था, तो हेलमेट यूज करता हूँ मैं, यही वाला। आयरन का यूज नहीं करता हूँ। और अभी के लिए तो मैं ठीक था, मतलब जिंदा तो रह सकता हूँ मैं बारबेरियन के लोगों से और बाकी कुछ खतरनाक लोगों से, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर। जैसे अगला दिन होता है, धूप एकदम खतरनाक चमक रहे थे, तो एकदम सही दिन था वो, तो बाहर निकलने का टाइम था, तो एकदम से फ्लिक के ऊपर हमला होता है। हम एक विलेजर से बात करने जाते हैं, पर एकदम से हमारे पीछे हमला कर देता है ये, तो इसको तो इजीली मार देते हैं। हम लोग 2 थे और अब हमको पता है इनको कैसे मारना है। हम बढ़ते आगे रूइन की तरफ, ये इनका हेडक्वार्टर है, ये से लोग पलते हैं और हमको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। तो मैं पूरी की पूरी लूट इकट्ठा कर लेता हूँ जो मिलती है मुझे। अच्छी लूट मिलती है, कैमल के आर्मर से लेके बहुत सारे, लेकिन एकदम से कैसी कुछ खतरनाक चीजें हो जाती है, जैसे कि ये फ्लिक के ऊपर हमला हो जाता है और मैं तो बच जाता हूँ, बट फ्लिक मरते मरते बचता है। फ्लिक भी नहीं मरता है, हम दोनों बच जाते हैं। और ये विलेज में एकदम खतरनाक हमला हो चुका था, तो यहाँ से निकलना ही सही था। यहाँ से निकलते पिरामिड मिलता है, विलेज मिलता है, तूफान आ रहा था, तो हमको खतरनाक विलेज मिला एक, जो परफेक्ट लोकेशन में था। मतलब कि हमको पानी की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक ओवेस है जिसमें पानी भी है, तो पानी की कमी नहीं होगी हमें, पेड़ की कमी नहीं होने वाली हमारे पास। So hey guys, today we're gonna explain the movie called Eternal, एक्शन एडवेंचर और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी के साथ मार्वल की इस So hey guys, welcome back to the video of Two Side Games वालों के। सो फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड चलो भाई, आज की वीडियो में आपके लिए एक चैलेंज है। हाँ भाई, इतना जोर का मारा भाई, बुक्का करना है क्या वीडियो भाई में? तुम हाँ। वीडियो सुनो भाई। तो गाइस, सो यो गाइस, कैसे हो भाई? सभी का स्वागत है एक नई जबरदस्ती वीडियो में टू साइड गेमर्स के। तो भाई लोग क्या बोलती पब्लिक? सो गाइस, आज है हमारे पास बिल्कुल नया बंडल जो अभी तक आप लोग को किसी को भी नहीं मिला होगा, और ये गेम में नया आने वाला है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लोन वोल्फ लगा चुका हूँ भाई, ये लो हमने लगा लिया, और हमारे साथ नो डेटा है। और गाइस मैं आपको बता दूं, नया बंडल तो मेरे पास है ही, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नया इमोट्स भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो मुझे फ्री फायर ने गिफ्ट की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आज की वीडियो में हम करने वाले नो इंटरनेट प्रैंक, वो भी नए बंडल और नए इमोट के साथ। मैं यहाँ पे इमोट दिखाने वाला हूँ और नो डेटा उधर ज्वाइन करेगा, और देखते हैं सामने वाले बंदे हमें मारते हैं या फिर नहीं मारते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में ये बंडल इमोट आपको कब और कैसे मिलने वाले हैं। नो डेटा ज्वाइन करना है यार। इमोट क्या कर रहा है तू? नो इंटरनेट प्रैंक करने आया कि क्या करने आया? अबे साले, ऑप्शन ही नहीं आ रही भाई ये मार देता है यार। वी बेच। ओह माय गॉड, दिस इज द मिरेकल। अबे आकाश के पास वी बेच है, आकाश के पास वी बेच है। देखो देखो, आकाश के पास वी बेच है। मेरे को तो फीका फीका लग रहा है। नहीं फीका नहीं है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस से करते हैं, वापस से इमोट दिखाऊंगा और वापस से देखते हैं मारेंगे या फिर नहीं मारेंगे। तू उधर से साले मेरे को दिख भी नहीं रहा। तेरे को ज्वाइन करने का ऑप्शन आ रहा है? बता। नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा है। कोई लेंगे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चला मेरे ख्याल से। आने दो, देखते हैं। मारे भाई, हेडशॉट मार रहा है डायरेक्ट। भाई साहब, डायरेक्ट हेडशॉट मार रहा है, डायरेक्ट हेडशॉट मार रहा है। रुको नहीं मार रहा तुझे। ये क्या कर रहा है? ड्रामे कर रहा है क्या? चलो एक राउंड और देखते हैं, उसके बाद हम फाइट स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पता ये दरिया दिली क्या बोलते हैं उसको, दरिया दिली दिखाई दे हमारे ऊपर भाई। बिल्कुल दिलदार हो सकते हैं ये लोग, हो सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे गन ले ली है जो कि थोड़ी ओपी सी है। और मैं वापस इमोट दिखाता हूँ, तुझे ज्वाइन करने का ऑप्शन आ रहा है तो ज्वाइन कर भाई, प्लीज मत मारो यार, गरीब आदमी में भाई। अबे टीम अप कर रहे, टीम अप। वाह वाह तेरा साले टट्टी जैसा नेट चल रहा है। अबे साले, जब ये देखो यहाँ पे टीम अप कर रहे हैं, मैं कमेंट्री कर लेता हूँ गाइज। यहाँ पे इसके बस का कुछ नहीं है। ये भी ठीक है। ये देखो टीम अप कर रहे हैं, नहीं मार रहे हैं गाइज। मुझे लगता है अभी ये हमें बुया दे सकते हैं। और भाई क्या करना है? अबे ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। भाई मैं तो अन्याय हुआ है मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये गलत है। मैं इसको विदेश तक लेके जाऊंगा, ये बात दिल्ली तक लेके जाऊंगा। ये गलत है, टीम अप करके मारना गलत है, बिल्कुल गलत है। ट्रोल मजनू। गाइज अभी यहाँ पे बहुत हो गया इमोट शोइंग और बंडल शोइंग। अभी इन लोग को फोड़ते हैं गाइज। ठीक है, तो आजा भाई नो डेटा।
आ जाओ, हड़ताल कर देंगे हम लोग अब तो। दिखा दो बस बंदे, दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए वो लोग डर के मारे। इधर है भाई, ओ इधर है। अच्छा रुको मैं आ रहा। मार दिया तुमने? एक को मार दिया, एक को मार दिया, एक को मार, एक को मार, एक को मार, एक को मार दिया। ओपी भाई सांप सांप बन गया था ये। सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नरिया। चलो गाइस, बुया करना है अपने को और वापस से देखते हैं कौन से वेपन आते हैं हमारे पास। कौन से वेपन आएंगे गाइस, क्या लगता है नोडेटा, क्या लगता है भाई? ले सुअर, तेरा नेट ही नहीं चल रहा। तू क्या क्या ले रहा है भाई? थॉमसन। चलो गाइस ले लिया भाई। चलो चलो देखते हैं गाइस थॉमसन से क्या करते हैं हम लोग। अब देखते हैं। कहाँ गए? पीछे से मारूंगा, पीछे से मार दूंगा साले, पीछे से। एक गया, एक कहाँ है? एक सामने है, मेरे सामने है। किधर? वो तो नहीं पता पर सामने है। तेरे सामने तो साले मैं भी हूँ, तू है किधर नूब? किधर है बंदा? यही तो रहा, कहाँ? ये इसके सामने, इसके कहाँ है? दोनों मारते भाई। अबे कहाँ गया भाई, कहाँ छिप गया? कहाँ ये सांप? अच्छा ये सांप बन जाता है। ये सांप वाला हेड नहीं लग रहा यार, हेड नहीं लग रहा है। क्या सीन है? सांप बना दे नाजिम, सांप बना दिया नाजिम। ये लो, ये देखो इमोट, देखो भाई इमोट देखो। मैं ले सकता हूँ क्या इस बार वेपन, या तुम लोग ही ले सकते हो? इसके मैं तो ले लिया ना इस राउंड पे, तो अगले राउंड पे शायद लोगे या फिर उसके अगले राउंड। अच्छा अच्छा अच्छा, आने दो इसको, आने दो। ये बहुत मार रहा था भाई, मतलब एक बार भी इसको ये नहीं लगा, एक बार भी इसको। हाँ इस इधर है, एक बार भी इसको ये नहीं लगा बेचारे नो इंटरनेट है, नहीं मार। तुझे मार दिया? मेरे को मार दिया यार, मारो उसको। किधर है वो? भाई 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 किधर है भाई? वहीं पे होगा भाई, 1v2 का सिचुएशन है, आराम से खेलना। रोक देता हूँ, तो होती कर लो, होती कॉपी कर लो, जल्दी से कर लो, बोल रहा हूँ। वो देखो एक बंदा मार पूरी तरीके से। दोनों बंदे, आग लगा दी। ये क्या नया ग्लू है? हाँ ये नया ग्लू है। अरे 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 दादा अरे ये देखो नया ग्लू है गाइस, नया ग्लू है। रुको दिखाता हूँ, इस वीडियो के बाद सारे आइटम्स दिखाऊंगा। अभी 3v3 हो चुका है, अभी हमें 2 राउंड और जीतने हैं। मैं ले सकता हूँ क्या वेपन? नहीं अभी नहीं ले सकते, वो शायद उनका टर्न। यार ये क्या सीन है भाई, कब तो मेरी बारी आएगी बता ना भाई। मेरे को लगता है इस बार तो नहीं आएगी इस गेम में। यार ये क्या सीन है भाई, मैं ले ही नहीं सकता यार। 45 बहुत सारे हेड लगाए, डाउन खत्म कर दे एक जन को। एक जन बचा है, एक बच गया, एक मर गया। अच्छा बच गया, नहीं मर गया। एक किधर है? एक किधर है? एक कहाँ है? ये रहा, इधर चूना लगा रहा है, रुको मैं उसको मार के आता हूँ। रुक जा भाई, मेरे को भी मारने दे। भाई तू क्या कर रहा है भाई? मैं क्या लेने आया हूँ? मैं घास चरने आया हूँ गेम में। है भाई मारो, मुझे मारो। किधर है भाई? रुको रुको मैं ही मारता हूँ। आओ जरा, इस बार आपको चांस देते मारने का। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 गाइस, सॉरी 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 सॉरी। अबे मत मार भाई, गरीब आदमी हूँ भाई, गरीब आदमी हूँ। एक बचा है, एक बचा है, नो डेटा एक बचा है। मेरे को बचा यार भाई, अरे यार 1v1 गाइस, 1v1। किधर है बंदा? उधर जिधर मैं मरा हूँ उसी के सामने है। ठीक, तू किधर मरा वही तो नहीं पता। तुम जिस साइड में हो उसके एकदम उल्टे साइड में, ऐसा इधर ही आसपास, इधर ही आसपास है भाई। मुझे लगता है मार देगा, ये लो। पीछे 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 भाई मत मार प्लीज। अरे अरे भाई, अरे यार, अबे लोलीमोट, लोलीमोट मुझे लोलीमोट कैसे दिखाया भाई? मैं किसी को नहीं दिखाता लोलीमोट यार। मार रहा है वो, किस चीज से मार रहा है वो? रुक जा, इनके पास कौन सा गन है जो मार रहा है? पीछे आ जा ना, थोड़ा पीछे आ जा। मैंने फ्लैश बैंग मारा, वो अरे 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 पीछे 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 यहीं पे आ गया। मैंने भी मारा। डैमेज डैमेज कहाँ गया? उधर से डैमेज जा रहा है, डैमेज जा रहा है, डैमेज जा रहा है। रुको रुको मेरे को घूमने दो, घूम के मारता हूँ। मुन्ना हाँ तुम पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ, दोनों बंदे उधर है, घूम के जाओ। मैं अबे यार खत्म गाइस, यार मैं क्या बोलूं अब भाई। 1v2 निकाल सकता है नो डेटा तू?
निकाल सकता है 1v2? निकाल दे यार प्लीज यार, शॉटगन तो है तेरे पास, निकाल दे यार प्लीज यार, निकाल दे यार। ये लोग खुद मेरी पिदुरी ना निकाल दे, मेरे को तो इस बात। आगे आगे आगे, मार 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 मार। एक बचा, एक गोली का बचा, एक गोली का, एक गोली का। तुझे 10,000 डायमंड अगर तूने मार दिया। ओपी एक बचा है, नो डेटा। ओपी मार। अबे शॉटगन ले, शॉटगन शॉटगन। ओह माय गॉड गाइस, जलवा है हमारा। चलो गाइस, ये रहा मेल बॉक्स और यहाँ पे सबसे पहले ये बंडल है जो कि हमारा गेम में आ चुका है। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पे देखो ये वाला बंडल तो आ चुका है, तो इसका आप निकाल सकते हो, रॉयल में है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्लोअल है जो कि टॉप अप इवेंट में चल रहा है, ये भी टॉप अप इवेंट का है और ये भी टॉप अप इवेंट का है। एंड यहाँ पे ये एक बंडल है और यहाँ पे ये बंडल जो है ये गेम में आने वाला है। ठीक है, ये अभी तक गेम में नहीं आया है। और यहाँ पे ये ग्लोअल शायद पता नहीं कहाँ है भाई। और क्या है, ये बंडल नया आने वाला है और ये एक इमोट है जो कि पूरा स्कोर कर सकता है अगर आप लॉबी में करते हो। एंड ये वाला इमोट तो आ चुका है, ये तो एनिमेशन है, ये बंडल के साथ आने वाला है। और यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो पैराशूट है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे फ्री फायर ने भेजी है। एंड इनमें से कुछ चीजें आपको फ्री मिलने वाली हैं, कुछ गेम में आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये 3rd एनिवर्सरी का साउंड बीट है जो आप सुन सकते हो, उसका एक सीडी है। और यहाँ पे ये वाला तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जहां हस्बैंड का नाम जिम और वाइफ का नाम डेजी है। आज क्रिसमस की शाम पर जिम अपनी वाइफ को एक फीमेल डॉग गिफ्ट करता है। डेजी को ये पपी बहुत ही पसंद आती है क्योंकि वो घर में काफी बोर हो जाती थी, तो अब इस पपी के साथ वो थोड़ा ऑक्यूपाइड फील करेगी। डेजी उसका नाम लेडी रखती है। यहाँ पर लेडी भी अपने इस नए घर में बहुत खुश है और वो जिम और डेजी को बहुत पसंद करती है क्योंकि जिम और डेजी उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम गुजरता जाता है और लेडी अब बड़ी हो चुकी है। इस बार जिम लेडी के लिए गिफ्ट में एक नेम टैग लाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और लेडी उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। अपना नेम टैग पहनने के बाद वो सीधा अपने फ्रेंड्स रस्टी और जैक के पास जाती है और उन्हें बताती है कि अब वो ऑफिशियली इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। रस्टी और जैक भी उसके लिए काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि लेडी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी और वो काफी वक्त से ही ये सब चाहती थी। अब कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि डेजी प्रेग्नेंट है और कुछ ही वक्त में उनके घर पर एक नया मेहमान आने वाला है और डेजी भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक आवारा डॉग ट्रम्प को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट्स में इधर उधर घूम रहा होता है। वो अक्सर खाने की तलाश में लोगों को परेशान करता है, इसीलिए लोग उससे खुश नहीं हैं। मगर ट्रम्प दिल का बुरा नहीं है। ये हमें इस सीन से समझ आता है कि जब वो अपना खाना एक भूखे कुत्ते को दे देता है। यहाँ पर ट्रम्प की लाइफ में एक मुसीबत भी है जो कि एक डॉग कैचर है जॉन। वो हर वक्त ही इस मौके में रहता है कि कब ट्रम्प उसके हाथ लगे और वो उसे पकड़ ले, मगर आज तक वो कामयाब नहीं हो पाया है क्योंकि ट्रम्प जानता है कि खुद की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। एक दिन जब ट्रम्प स्ट्रीट से गुजर रहा होता है तब वो जॉन की गाड़ी में अपने दोस्तों को देखता है जिसको जॉन ने पकड़ रखा था। उन्हें देखकर ट्रम्प को जॉन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फ्रेंड्स को फ्री करने का प्लान बनाता है। अब जब जॉन वहाँ पर आता है तो ट्रम्प फौरन जमीन पर लेट जाता है और उसे ऐसा शो करता है जैसे कि वो बीमार है। उसे देखकर जॉन को बहुत ही खुशी होती है क्योंकि आज फाइनली ट्रम्प उसके हाथ आने वाला था। जॉन खुशी खुशी ट्रम्प को उठाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है ट्रम्प जॉन से खुद को फ्री करके पार्टी में हम डेजी की आंटी सारा को भी देखते हैं जिसको डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। इसीलिए वो डेजी को भी इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि बच्चे के लिए यही बेहतर होगा कि वो डॉग को घर से निकाल दें
क्योंकि फिर वो इस तरह दोनों को टाइम नहीं दे पाएगी। इतने में लेडी भाग कर वहाँ पर आती है। वो डेजी को प्यार करना चाहती थी, मगर डेजी उसे बाहर जाने को कहती है, जिस पर कि वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इतने में ट्रम्प भी वहाँ से गुजर रहा होता है। लेडी को ऐसा लगता है कि ये उसका दोस्त रस्टी है, तो वो उसे बताने लगती है कि कैसे बेबी के आने की वजह से कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रम्प भी उसे बेबी के अगेंस्ट बातें बताता है। वो कहता है कि बेबी के आते ही ऐसा होता है, ये सब उस बेबी की वजह से ही हुआ है। तभी लेडी देखती है कि ये उसका दोस्त रस्टी नहीं बल्कि कोई और डॉग है, और इस पर लेडी गुस्सा होकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। ट्रम्प कहता है कि मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने जो कहा है वो सच है, चाहे तुम इसको एक्सेप्ट करो या ना करो। तभी ट्रम्प की नजर जॉन पर पड़ती है और उसे बचने के लिए वो लेडी के डॉग हाउस में छुप जाता है, और जॉन उसे वहाँ ना पाकर चला जाता है। ट्रम्प भी इसके बाद वहाँ से जाने लगता है, तो लेडी सैड होकर उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि अब उसे कोई प्यार नहीं करेगा। तो ट्रम्प कहता है कि जब बेबी आता है तो ऐसा ही होता है, इंसान बाकी सब कुछ छोड़कर बस उसे ही अटेंशन देते हैं, और उनका डॉग्स के लिए प्यार भी बस दिखावा है। लेडी को इस बात पर यकीन नहीं होता, मगर ट्रम्प उसे वार्न करता है कि बेबी के आते ही वो लोग उसे घर से बाहर निकाल देंगे। अब कुछ वक्त के बाद ही बेबी की बर्थ हो जाती है, और डेजी बेबी की वजह से बहुत ही बिजी हो जाती है, और वो लेडी को टाइम नहीं दे पाती, जिससे कि लेडी को लगता है कि अब कोई उसे प्यार नहीं करता और सब उसे इग्नोर कर रहे हैं। लेडी उदास होकर विंडो के पास आती है, जहाँ से वो देखती है कि कैसे उसके फ्रेंड्स के मालिक उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, मगर लेडी को पूछने वाला कोई भी नहीं, और उसे अब ट्रम्प की बातें सच लगने लगती हैं। अब कुछ दिनों के बाद बेबी की तबीयत खराब होने की वजह से जिम और डेजी को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, इसीलिए आंटी सारा उनके घर टेक केयर करने के लिए आती है। सारा अपने साथ अपनी 2 कैट्स को भी लाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती थी, और वो घर की चीजों को तोड़ने लगती हैं। अब जब सारा वहाँ पर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ लेडी ने किया है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा होती है और उसे एक पेट शॉप पर ले जाती है, जहाँ वो आदमी उसका टैग निकाल कर उसे मजल पहना देता है। लेडी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो किसी तरह से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत ज्यादा उदास होती है कि तभी एक स्ट्रीट डॉग आकर लेडी को तंग करने लगता है। लेडी बहुत डर जाती है, क्योंकि उसका कभी ऐसे किसी डॉग से सामना नहीं हुआ था, मगर तभी ट्रम्प वहाँ पर आता है और वो उस डॉग को बताता है कि लेडी को रेबीज की बीमारी है, इसीलिए उसे मजल पहनाया गया है। इससे वो डॉग डर कर वहाँ से भाग जाता है और लेडी ट्रम्प को थैंक्स कहती है, जिसके बाद ट्रम्प उसके मुंह से मजल हटाने में भी उसकी हेल्प करता है, और यहाँ पर लेडी उससे कुछ अटैचमेंट सी फील करती है, जिसके बाद वो दोनों पूरा दिन साथ स्पेंड करते हैं, और शाम को ट्रम्प उसे एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है, जहाँ का वेटर उसके साथ बहुत ही अच्छा था और वो उसे खाना दिया करता था, मगर आज बिजी होने की वजह से वो ट्रम्प को बाद में आने को कहता है। लेकिन फिर उसकी नजर लेडी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ट्रम्प अपने साथ किसी को डेट पर लाया है। वेटर शेफ को वहाँ पर बुलाता है, जो कि उन दोनों के लिए शानदार डिनर अरेंज करता है और साथ उनके लिए म्यूजिक भी प्ले करता है। लेडी ऐसे बहुत ही इम्प्रेस होती है, और अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट शेयर करते हैं। आगे ट्रम्प उसे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसे भी एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, मगर फिर एक दिन उनकी फैमिली में भी एक बेबी आ गया, जिस वजह से उन्होंने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया और मुझे घर से निकाल दिया, और तब से ही वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों पास की एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं। एक पॉइंट पर जॉन ट्रम्प को पकड़ने ही वाला होता है, मगर ट्रम्प को बचाने के लिए लेडी जॉन का ध्यान अपनी तरफ करती है और ट्रम्प वहाँ से भाग जाता है, जबकि जॉन लेडी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ट्रम्प उसे बचाना चाहता था, मगर वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। जॉन लेडी को शेल्टर में ले आता है, जहाँ पर लेडी ट्रम्प के पुराने दोस्तों से मिलती है, जो कि उसे बताते हैं कि वो बहुत ही सेल्फिश है, और अब लेडी को भी उनकी बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि ट्रम्प ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की, जबकि उसे बचाने के लिए लेडी ने खुद की परवाह ना की। उधर जिम और डेजी को भी पता चलता है कि जॉन ने लेडी को पकड़ रखा है, इसीलिए वो वहाँ पर पहुंचकर लेडी को अपने साथ वापस घर ले आते हैं। वो लेडी को सॉरी कहते हैं कि उनकी आंट की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ। वो उसे घर के न्यू मेंबर से भी मिलवाते हैं, और अब लेडी फिर से खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ रहने लगी थी। लेडी जब अपने फ्रेंड से मिलती है तो वो ट्रम्प के बारे में बताती है,
मगर उसके फ्रेंड्स भी उसे कहते हैं कि वो उस धोखेबाज से दूर रहे। लेडी बहुत ही ट्राई करती है मगर ट्रम्प के साथ वो स्पेशल मोमेंट्स उसे बहुत ही याद आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प को अपने दोस्त मिलते हैं जिन्हें एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया था। वो उसी लेडी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो तुम पर बहुत ही ट्रस्ट करती थी मगर तुमने उसका दिल तोड़ दिया। ट्रम्प भी ये सुनकर बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो लेडी के पास वापस जाने का सोचता है। उसके पास जाकर वो उसे सॉरी कहता है और ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ पर लेडी भी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है कि वो भी उसे प्यार करने लगी थी और उसके साथ एक फ्री लाइफ गुजारना चाहती थी, लेकिन जिम और डेजी अब फिर से उसे घर वापस ले आए हैं और उसका काफी ख्याल भी रखते हैं, इसीलिए वो ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अब इस पर ट्रम्प बहुत सैड हो जाता है और लेडी भी सैड होकर अपने घर जाने लगती है। तभी लेडी नोटिस करती है कि एक बड़ा सा चूहा बेबी के रूम में जा रहा है। वो घबरा जाती है और फौरन ही अंदर जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि जॉन वहाँ पर आया हुआ है और वो जिम और डेजी को बताता है कि कैसे लेडी एक आवारा डॉग के साथ घूम रही थी। लेडी बेबी को लेकर परेशान थी और वो जिम को चूहे के बारे में बताने की कोशिश करती है मगर वो कामयाब नहीं हो पाती और जिम उसे एक रूम में लॉक कर देता है। उधर ट्रम्प जब वापस जा रहा था तो उसे लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी परेशानी में है। वो भागकर उसके पास आता है और लेडी उसे चूहे के बारे में बताती है और ट्रम्प जल्दी से घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे जॉन नजर आता है मगर वो किसी तरह से उनसे बचकर अंदर चला जाता है और ऊपर बेबी के रूम तक पहुंच जाता है। अब वो चूहा ट्रम्प को बहुत ही परेशान करता है और दोनों में लड़ाई होती है जिससे कि बेबी का क्रैडल गिरने लगता है मगर इससे पहले कि बेबी को कुछ हो ट्रम्प उसे संभाल लेता है और फिर वो आखिरकार उस चूहे को भी मार देता है। उनका शोर सुनकर जिम और डेजी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये सब कुछ ट्रम्प ने किया है और वो फौरन जॉन को बुलाते हैं जो कि ट्रम्प को फाइनली पकड़कर ले जाता है और कहता है कि इस बार वो इस डॉग को जान से मार देगा। जिम वापस आकर लेडी को बाहर निकालता है और वो फौरन ही बेबी के रूम में जाती है जहां वो उनको मरा हुआ चूहा दिखाती है और वो समझ जाते हैं कि ट्रम्प असल में उनके बेबी को बचा रहा था। इसके बाद लेडी को अपने दोस्तों से ट्रम्प के बारे में पता चलता है और वो सब उसको बचाने के लिए भागने लगते हैं। जिम और डेजी को भी उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है और वो भी उसके पीछे जाते हैं। आगे जाकर लेडी और उसके दोस्त रास्ता भटक जाते हैं। तब रस्टी अपनी स्मेल की पावर से जॉन का पता लगाता है। वो उस तक पहुंच जाते हैं और ट्रम्प भी लेडी को देखता है और उसे वहां से वापस जाने को कहता है मगर लेडी गाड़ी को रोकने के लिए अचानक घोड़ों के सामने आ जाती है जिससे कि घोड़े डर जाते हैं और जॉन की गाड़ी पलट जाती है और तभी जिम और डेजी भी वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों भी समझ जाते हैं कि लेडी और ट्रम्प के बीच में कुछ तो चल रहा है। अचानक जॉन आकर ट्रम्प को फिर से पकड़ लेता है और ये देखकर डेजी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फौरन उसे छोड़ने को कहती है और बताती है कि ट्रम्प अब एक स्ट्रीट डॉग नहीं है क्योंकि वो लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम ट्रम्प को भी उसका टैग देता है और लेडी उसे कहती है कि अब वो भी ऑफिशियली इस फैमिली का हिस्सा बन चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। छोटे पैर संभाल के। अंकल मैं गूगल पे कर दूं ना? लो ये भी कोई पूछने की बात है? आप तो ये पूछो कि हमारी शॉप पे होम डिलीवरी होती है। मैं पे करती हूँ। ऐसे लाखों मेडिकल स्टोर्स पे गूगल पे से क्यूआर पेमेंट कर सकते हो, तो कोई और सवाल पूछो। गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।